वेलकम टू डीएवी स्टडीज। आज हमारा टॉपिक है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज, डिफरेंट वॉर के बारे में पढ़ेंगे। हम कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ हम लोग बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ने वाले। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो 1498 को वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। वो इंडिया में आके कैलिकट शहर में लैंड करते हैं। कैलिकट शहर केरल का एक शहर था और यहां से स्टार्ट हो जाता है यूरोपियन एरा। यूरोप के लोगों का टाइम, मीन्स यूरोप के लोग इंडिया में आके अपना कॉलोनी बसाने लगे। और फिर 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज अपना कॉलोनी इंडिया में स्टैब्लिश कर चुके थे, गोवा के शहर में। और 17th सेंचुरी में इंडिया, भारत एक ऐसा देश बन गया जहां डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस के लोग आते थे। वो कौन से लोग थे? वो थे मिशनरीज, मिशन के लिए आते थे। एडवेंचरर, एडवेंचर के लिए आते थे। और ट्रेडर्स, ट्रेड करने के लिए आते थे। तो इस पीरियड को, जब यूरोप के लोग इंडिया में आके अपना कॉलोनी बसा रहे थे, उस पीरियड को हम बोलते हैं द एज ऑफ इंपीरियलिज्म। द एज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो जानते एज ऑफ इंपीरियलिज्म था क्या और ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो इंपीरियलिज्म का एक सिंपल डेफिनेशन है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री टेरिटरी थ्रू फोर्स, मीन्स थ्रू मिलिट्री पावर आके दूसरे कंट्री आके किसी वीक कंट्री पे कब्जा जमाए, तो उसको हम लोग इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो क्या कारण था इंपीरियलिज्म का? तो पहला कारण था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। उसके बाद कोई ऐसा एम्पायर नहीं आया जो होल कंट्री को, पूरे कंट्री को संभाल सके। तो पहला कारण यही था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एज ऑफ इंपीरियलिज्म का कारण था। और सेकंड था लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मीन्स कोई बड़े पावर का ना होना जो कंट्री के बारे में सोचे। और थर्ड रीजन था इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो पहले जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, वो अपना स्टेट, उनके पास भी पावर आ गया, क्योंकि अब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था। अब वो अपने स्टेट्स के बारे में सोचते थे, ना कि पूरे कंट्री के बारे में। तो उन स्टेट्स का नाम था हैदराबाद, मैसूर, जेट्स। ये सब के बारे में आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। ये बहुत सारे न्यू स्टेट्स आए हैं। और इसके बाद तो एज ऑफ इंपीरियलिज्म के बीच क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एज ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या क्या हुआ इंडिया में, क्या क्या बदलाव आए, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एज ऑफ इंपीरियलिज्म के बीच बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आके अपना कॉलोनी बसाने लगे। अपना ट्रेडिंग पोस्ट में, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग पोस्ट में अपना कॉलोनी बसाने लगे इंडिया के। जैसे कि जो फेमस फेमस पोर्ट्स थे, जैसे कि सूरत के पोर्ट्स, बंगाल के पोर्ट्स, मुंबई के पोर्ट्स, वहाँ आके अपना कब्जा जमाने लगे या कॉलोनी बसाने लगे। तो वो जहाँ वो अपना कॉलोनी बसाते थे, उनका नाम था ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ से वो ट्रेड कर सके। इस बीच जो सबसे बड़ा नाम आता है, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कॉलोनी इंडिया में बसाया और बाद में ऑक्सिलरी गवर्नमेंट भी बनाए, उनका नाम है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने सब इनके बारे में पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो उनके पॉलिसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो क्या करते थे कि वो ऑक्सिलरी गवर्नमेंट बनाने में सफल हो गए और सब कंट्री क्यों नहीं हुई, तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो तो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी से आए थे, मतलब ट्रेड के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली फॉर ट्रेड। बट उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग राजा के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप किए जिससे कि वो उनका बाद में प्रॉफिट हो सके। वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको मिलिट्री पावर दूंगा और आप मेरे फ्रेंड बन जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। और वो मिलिट्री पावर किस लिए देते थे, तो वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करते थे। मिलिट्री पावर का उनको देने का यही मतलब एक एम था कि वो डिवाइड एंड रूल करे। डिवाइड एंड रूल मीन्स एक एक पॉलिसी था उनका, उसका नाम था डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। तो डिवाइड एंड रूल का मीन्स है, मान के चलिए हैदराबाद है और ये मैसूर है। उस समय इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट हुआ था, तो ये सब स्टेट के पास पावर आ गए थे। तो मान के चलिए ब्रिटिश हैदराबाद के साथ मिल जाते हैं और इन्हें मिलिट्री पावर देते हैं और हैदराबाद मैसूर को हरा देता है। तो अब ब्रिटिश का तो ये दोनों को डिवाइड भी कर दिया और दोनों के में कब्जा भी कर दिया। तो ब्रिटिश दोनों के ऊपर कब्जा करने लगे। तो यही था उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वो ट्रेडिंग कंपनी से ऑक्सिलरी गवर्नमेंट बनने का उनका कारण क्या था, क्यों बन गए वो ट्रेडिंग कंपनी से एक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट। तो फर्स्ट कारण था टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग पोर्ट। इंडिया में सिर्फ वही नहीं चाहते थे कि वो अपना कॉलोनी बनाए और ट्रेड करे, बहुत सारे कंट्री चाहते थे कि वो इंडिया में आके ट्रेड करे, क्योंकि इंडिया में वो सामान सस्ता में लेते थे और यूरोप में जाके बहुत महंगा बेच देते थे। और टू कंट्रोल द ओवरऑल ट्रेड इन ईस्ट, ये सब रीजन है टू कंट्रोल द ओवरऑल ट्रेड इन ईस्ट। और थर्ड रीजन है टू मेक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट, मीन्स भारत का गवर्नमेंट को होते हुए, मतलब इतने सारे राजा को होते हुए भी वो अपना एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जो पूरा देश को चलाए, टू मेक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट। तो ये सब रीजन थे कि वो इंपीरियल पावर बनाने चाहते थे। क्यों बन गए एक इंपीरियल पावर, दिस इज द रीजन, टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग पोस्ट, टू कंट्रोल द ओवरऑल ट्रेड इन ईस्ट, टू मेक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट। तो ऑक्सिलरी गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मिलिट्री इतने स्ट्रांग हो गए कि वो बॉम्बे के गवर्नमेंट को, मद्रास के गवर्नमेंट को, कोलकाता के गवर्नमेंट पे कब्जा जमा लिए और कॉलोनी बसा लिए। तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारे वॉर किए, जैसे कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो सबसे पहला जो वॉर था उसको द कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। उसका पीरियड था 1746 टू 1748, जो हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं।